चलो लास्ट टाइम अपन ने ये वाला सेक्शन देखा था लास्ट क्लास के अंदर. दिस इज द लास्ट पार्ट दैट वी हैव सीन. यस. ओके, उसके आगे स्टार्ट करते हैं. तो ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट. तुम्हारे पास एक तो है प्रोसेसेस, एक तुम्हारे पास है मोलर हीट कैपेसिटी, और एक है तुम्हारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, तो फर्स्ट जो तुम्हारे पास है, फर्स्ट लेट से तुम्हारे पास प्रोसेस है आइसोकोरिक. तो फॉर्मूले क्या क्या है वो भी देख सकते हो. यहाँ पर क्या फॉर्मूला था तुम्हारे पास, इसको मैंने लिख के रखा था. दैट इज द CN. CN इज इक्वल टू DQ अपॉन N इंटू DT. यहाँ पर T इज द टेम्परेचर. ठीक है, और अगर मेरे को Q निकालना है तो Q विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DQ इंटीग्रेशन ऑफ N इंटू CN इंटू DT. याद है दोनों फॉर्मूले लास्ट टाइम लिखवाए थे. यस. चलो, तो मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अच्छा, और अगर सपोज वही सेम चीज अगर मैं यहाँ लिखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा. यहाँ पर दिस इज द SV, दिस इज द M, दिस इज द S, और दिस इज द M. अगेन इंटीग्रेशन ऑफ DQ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज द M into S into DT. So these are the two formula for the molar heat capacity and the specific heat capacity. If we know the molar heat capacity and if we know the specific heat capacity, then we can find out the
वैल्यू ऑफ हीट। चलो, अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है, ठीक है, तो जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं CV। उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, CV, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं SV से। इसका मतलब क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट, सॉरी मोलर नहीं, स्पेसिफिक, ये क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CN को लिख के क्या लिखें, CV लिखना। CV मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वहां पर क्या है, SV, मोलर हीट कैपेसिटी एट, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर सपोज इन सब फंक्शंस में वी आर अज्यूमिंग दैट, जो भी फंक्शंस है यहाँ पर वी आर अज्यूमिंग दैट CN इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंड यहाँ पर, और CN इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा भी बोल सकते हो, CN इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ S, जो भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी क्या है, कांस्टेंट, मतलब वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा, वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो कैन आई सिंपली रिटर्न, अगर सपोज ये वेरी नहीं कर रहा है तो कैन आई सिंपली रिटर्न एज QV इज इक्वल टू N इंटू CV। देखो, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट N बाहर आएगा, CN बाहर आएगा, N बाहर आएगा एंड CN भी बाहर आएगा, और DT का इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ DT, T, T की लिमिट लगाएंगे इनिशियल से फाइनल, T की लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल। तो क्या आएगा तुम्हारे पास, तुम दोनों लिख सकते हो, तो मोल्स भी बोल सकते हो, मोल्स एंड CN दोनों कांस्टेंट है। चल मोल्स भी चेंज हो सकते हैं, हाँ मोल्स भी चेंज हो सकते हैं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे मोल्स भी चेंज हो जाएगा। पर अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो तुम्हारे पास N और CN दोनों बाहर निकलेंगे, DT का इंटीग्रेशन T होगा। तो कैन आई सिंपली से दैट QV इज इक्वल टू N इंटू CV इंटू DT। यस। और वही अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, M इंटू S इंटू डेल्टा T। यस। CV क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। QV क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पर QV क्या है, अगेन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर। सर हम्म, सर वो स्पेसिफिक हीट वाले में हम SV नहीं लिखेंगे ना? SV लिख लिया यार, SV लिखा तो है ऊपर, हीट कैपेसिटी को तो SV लिख रहे हैं ना, बट हीट को तो Q से रिप्रेजेंट करूंगा ना। यस सर। तो फिर अगर आइसोबारिक है, आइसोबारिक में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CP, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा SP, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर रहेगा ना सर? एक मिनट, कांस्टेंट प्रेशर या, और सेकंड वन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर यहाँ पर भी वही सेम चीज तुम्हारे पास, जो CN है वो तुम्हारे पास कांस्टेंट है, तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पर QP का वैल्यू क्या आएगा, QP हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके महक, गुड।
ओके प्रथमेश, बोलो बोलो। ओके गिरीश, ओके जानवी। अगर सी एन और एन कॉन्स्टेंट उसको बाहर लेंगे, इस बार सी एन किसके इक्वल है, वो सी पी के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा एन इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पर भी तुम्हारे पास क्यूपी कितना आ जाएगा, क्यूपी आ जाएगा एम इंटू एच पी इंटू डेल्टा टी। यस, So what is CP and SP? लिखा तो है बच्चे। Okay, sir. सर आपने ऊपर के फॉर्मूला में एस वी नहीं लिखा उधर। तो इधर लिख ले। डन। तो क्या तुमने अगर प्रोसेस चेंज किया है, क्या तुम्हारा हीट कैपेसिटी, सॉरी क्या तुम्हारा हीट कैपेसिटी सेम आ रहा है क्या? जब तुम आइसोकोरिक से आइसोबारिक जा रहे हो, क्या तुम्हारा हीट कैपेसिटी सेम आ रहा है? पर तुम्हें इस ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ। एक में सीपी आ रहा है, एक में सीवी आ रहा है। सर सीपी और सीवी क्या होंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट वी विल सी, डोंट वरी। बट एक में सीपी आ रहा है, एक में सीवी आ रहा है। यस, ओके। इसका मतलब हीट कैपेसिटी क्या है, पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट ए से स्टेट बी जा रहे हो, एक बार तुम आइसोकोरिक प्रोसेस से जा रहे हो, एक बार आइसोबारिक प्रोसेस से जा रहे हो, तो पाथ चेंज करने पे हीट कैपेसिटी चेंज हो रहा है ना। यस, तो कौन सा फंक्शन है, पाथ या स्टेट? पाथ फंक्शन है, क्योंकि जैसे प्रोसेस चेंज किया मेरा हीट कैपेसिटी चेंज हो गया। तो हीट कैपेसिटी कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। हीट को देखो, क्या हीट भी सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है? हीट भी सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है? ओके महक, जनीलिया, गुड। ओके गिरीश, ओके श्रेया, ओके आशिम, शनिका, कैसे आ रहा है तुम्हारे पास, ये डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, तो हीट कैपेसिटी, हीट भी क्या आ रहा है तुम्हारे पास, डिफरेंट आ रहा है। इसका हीट भी क्या स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है? ओके महक, एल्विका, जानवी, सुमित्रा, ओके गुड गुड गुड। चलो ये भी क्या है, पाथ फंक्शन। मैंने उनको बोला भी था कि मैं तुमको प्रूफ भी कर दूंगा कि तुम्हारे पास ये पाथ फंक्शन है। क्या सीवी और सीपी क्या है, उसकी वैल्यू क्या आती है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। यस, वो भी कर सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, उसका क्यू ही जीरो है। अगर तुम्हारा डी क्यू ही जीरो हो गया, अगर डी क्यू ही जीरो हो गया, तो हीट कैपेसिटी क्या होगा, जीरो। हीट कैपेसिटी क्या होगा, यहाँ पर सी एन भी जीरो, क्योंकि यहाँ पर क्यू भी जीरो है। यहाँ पर एस भी जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यू भी जीरो है। तो एडियाबैटिक में क्यू ही जीरो है। एडियाबैटिक में क्या है, क्यू ही जीरो है। चलो, आइसोथर्मल मतलब जहां पर डेल्टा टी क्या हो, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो तुम्हारे पास, जीरो, दैट इज द आइसोथर्मल। अब सुनो, डेफिनेशन क्या है। अरे यार बच्चे, क्यू ही जीरो है। अरे डी क्यू ही जीरो है। एडियाबैटिक में क्यू जीरो होता है ना, तो सी एन क्या होगा, जीरो। एडियाबैटिक मतलब हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। अब सुनो, डेफिनेशन सुनो, हीट कैपेसिटी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy to require the
to raise the temperature of substance by 1 degree Celsius. Amount of heat required to raise the temperature of a 1 degree Celsius. To increase the temperature of substance by 1 degree Celsius. मतलब अगर मेरे को सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, जो हीट रिक्वायर्ड है उसको क्या बोल रहे हैं? हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं। और मैं प्रोसेस को आइसोथर्मल बोल रहा हूँ। अगर मैं प्रोसेस को आइसोथर्मल बोल रहा हूँ तो क्या मैं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर पाऊंगा क्या? नहीं। तुम इनफाइनाइट हीट प्रोवाइड कर दो, तुम इनफाइनाइट हीट प्रोवाइड कर दो। आइसोथर्मल में dt ही 0 है तुम्हारा। अगर dt ही 0 है तो इसका मतलब आइसोथर्मल में dt 0 है तुम्हारे पास। इसका मतलब Cn क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? इन्फिनिटी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एक जगह मेरे को टेम्परेचर इंक्रीज भी करना है 1 डिग्री सेल्सियस से, और एक जगह मैं बोल रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो कैसे इंक्रीज कर पाओगे? देते जाओ हीट, हीट क्या करेंगे? देते जाएंगे। तो या तो इन्फिनिटी बोल सकते हो या फिर इसको बोल सकते हो नॉट डिफाइंड। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ऐसा आएगा अगेन इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइंड। एक जगह मैं डेफिनेशन बोला हूँ कि मेरे को अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एक जगह मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, और एक जगह बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इंक्रीज कहाँ से करो? यस। अब तुम मुझे हीट बताओ, हीट का क्या फॉर्मूला होगा? हीट कितना होगा? अगर हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी है, हीट कितना होगा? अब बताओ यार। बैच 1 to 4 में तो गलती करनी नहीं चाहिए यार। ये चीज बता चुका हूं मैं तुमको पहले भी। अभी देख, सबका आंसर गलत है, सबका गलत है। अभी भी गलत है। बैच 1 to 4 क्या तुमको ये चीज बताया गया है क्या? अगर सपोज तुम यहाँ पर dq की बात करो, ये क्या है? ये इन्फिनिटी है, और ये क्या है? ये 0 है। dt 0 है ना, और एक इन्फिनिटी है, तो q क्या आएगा? 0 इंटू इन्फिनिटी ना। q यहाँ पर क्या आएगा? क्या होता है 0 इंटू इन्फिनिटी? 0। अभी भी गलत कर रहे हो यार। ओके ब्रह्मानंद, गुड। 1 कुछ भी यार, कैसे गलती कर? 0 इंटू इन्फिनिटी बताया था ना। 0 इंटू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। 0 इंटू इन्फिनिटी इज द इंडिटरमिनेंट टर्म्स। ऐसी 7 इंडिटरमिनेंट टर्म्स होती है जिसका वैल्यू तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो 0 इंटू इन्फिनिटी कैन बी एनीथिंग। अगर जिसको नहीं पता, ये बताया ना मैंने गैस स्टेट में, तो फिर इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सर हम कैसे फिर डिटरमाइन करेंगे? वो अभी कंसर्न नहीं है अपना। बट ये मत बोल देना कि सर 0 इंटू 0 या इन्फिनिटी। इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी वैल्यू हो सकता है तुम्हारे पास, कोई भी वैल्यू हो सकता है इसका। ये आज के बाद चीज ध्यान रखना, 0 इंटू इन्फिनिटी इज नॉट 0, 0 इंटू इन्फिनिटी इज नॉट इन्फिनिटी। इसका वैल्यू, दिस इज द इनडिटरमिनेंट टर्म्स। ऐसी मैथ्स में 7 इनडिटरमिनेंट टर्म्स होती है, 7। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर? तो यहां से मुझे क्या चीज सीखने को मिली? हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन है। यस, हीट तुम्हारे पास पाथ फंक्शन है। यस, आइसोथर्मल, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस है, सॉरी आइसोकोरिक है तो CV।
आइसोबारिक है तो Cp, एडियाबैटिक है तो 0, और आइसोथर्मल तो हीट कैपेसिटी इंफिनिटी, हीट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी कैसे निकालेंगे, आएंगे उसके ऊपर, डोंट वरी। कैन आई सिंपली, क्या लास्ट टाइम अपन ने ये चीज पढ़ के रखा था क्या? यस नो? इसका मतलब क्या, उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, CV इज इक्वल्स टू कैपिटल M टाइम्स ऑफ SV, यस नो? और मैं अभी तुमको थोड़े टाइम के बाद ये प्रूफ ही कर दूंगा, आज नहीं तो कल। ये होता है R अपॉन गामा माइनस। सर गामा क्या है, आएंगे उसके ऊपर। बट अगर मेरे को ये CV पता है तो ये तुम फिर फाइंड आउट कर सकते हो। याद करना है फॉर्मूला? नहीं, CV याद करना है, वो याद करवा दूंगा, बट दूसरा वाला याद नहीं करना। तो अभी अपना वो कंसर्न नहीं है कि CV ये कैसे आया, अभी अपना वो कंसर्न नहीं होना चाहिए। और वैसे ही मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, CP इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ SPS, इसकी वैल्यू होती है गामा टाइम्स ऑफ R अपॉन, CP का होता है गामा टाइम्स ऑफ R अपॉन गामा माइनस 1, CP होता है गामा टाइम्स ऑफ R अपॉन गामा माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गामा क्या है, जस्ट वेट करेंगे थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा गामा अपॉन गामा टाइम्स ऑफ R अपॉन M माइनस 2 गामा माइनस। डन। ओके, केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन क्या है वो देख लो। जो भी सिस्टम को दे रहे हो, जो भी सिस्टम को दे रहे हो वो पॉजिटिव, जो भी सिस्टम को मिल रहा है वो पॉजिटिव, जो भी सिस्टम से जा रहा है वो नेगेटिव। मतलब लेट्स से तुम्हारे पास सिस्टम है, सिस्टम को जो भी मिल रहा है वो पॉजिटिव। तो अगर मैं तुमको बोलूं हीट सप्लाइड टू सिस्टम, क्या है हीट सप्लाइड, बोलो क्या होगा? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम या हीट गिवन, हीट सप्लाइड हीट गिवन टू सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, वो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम को मिल रहा है। और हीट रिलीज, एक और चीज ध्यान रखना, अगर मैंने एग्जाम में तुमको बोला है कि हीट रिलीज इज 30, हीट रिलीज इज 30,
इसका मतलब मेरा Q कितना होगा? Q विल बी -30 किलो जूल। ठीक है, हीट रिलीज इसको 30 लिख के रखा है, तो इसका मतलब मेरा Q कितना होगा? -30। रिलीज में अपने आप एक नेगेटिव टर्म्स है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये मिस्टेक नहीं करना है। ये तुम्हारे 2 साल पहले, इस पे नहीं, अभी एक और टर्म्स बताऊंगा, उसमें तुम्हारे पास आई थिंक जो हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट जिसके मार्क्स थे, उसने वो मिस्टेक किया था, जो अभी मैं तुमको अभी एक्सप्लेन करूंगा। पेस में से जिसका हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए थे, नीट में, उसमें एक मिस्टेक, आई थिंक हाईएस्ट थे उसके मार्क्स, उसने एक फिजिकल केमिस्ट्री में एक मिस्टेक किया था इसी साइन कन्वेंशन पे। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम कंप्रेस कर रहे हो, लेट्स से पिस्टन है, पिस्टन को तुम कंप्रेस कर रहे हो, तो वर्क करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम होगा तो वर्क होगा। तो वर्क यहाँ वाले केस में क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क खुद प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, यस। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है वर्क डन बाय द सिस्टम। सॉरी, अपन कंप्रेस कर रहे हैं ना, सॉरी सॉरी सॉरी, अपन क्या कर रहे हैं? उसको कंप्रेस कर रहे हैं। इसे रिपीट कर रहा हूं मैं, अपन उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करेंगे तो सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? ध्यान से सोचो, सिस्टम को क्या कर रहे हैं? सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, सिस्टम है उसको कंप्रेस कर रहे हैं, सिस्टम को क्या करेंगे? वर्क प्रोवाइड करेंगे ना, यस नो? सिस्टम को दे रहे हैं, बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करके, कंप्रेस करने का मतलब बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सिस्टम को एनर्जी या फिर वर्क तुम प्रोवाइड कर रहे हो, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग। इसको तुम और क्या बोल सकते हो? इसको तुम एक और चीज बोल सकते हो क्या? और अगर सिस्टम के ऊपर काम करोगे तो क्या होगा? कंप्रेशन होगा ना उस वाले केस में, यस। ठीक है, तो इसका ये क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। ये क्या आएगा तुम्हारे पास? ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर? और वही सेम चीज, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, क्या होगा वो? नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वो नेगेटिव होगा। इसको मैं क्या एक्सपेंशन बोल सकता हूँ क्या? यस। तो यहाँ से क्या हो रहा है? पिस्टन खुद वर्क कर रहा है, उसका एक्सपेंशन होगा, खुद वर्क कर रहा है, तो सिस्टम क्या कर रहा है? सराउंडिंग को वर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर साइन क्या होगा? नेगेटिव। मिस्टेक क्या था वो मैं भी तुमको बता दूंगा, बट अगर सपोज एक तो ये चीज है, या फिर अगर तुम्हारे पास एग्जाम में मैंने तुमको बोला कि तुम्हारे पास हीट का वैल्यू जो आया, जैसे तुम्हारे पास क्यू का वैल्यू आया -40 किलो जूल, और मैंने तुमको एग्जाम में पूछा कि हीट रिलीज कितना हुआ, तो तुम आंसर क्या करोगे?
कितना हीट रिलीज हुआ है? +40। ये गलती मत करना, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है। जल्दी जल्दी में आंसर देख लेते हैं। तो अगर मेरे को हीट रिलीज बोल के रखा है तो मैं क्या लिखूंगा? मेरे को अगर हीट रिलीज पूछा है तो हीट रिलीज कितना है? 40। जल्दी जल्दी में आंसर अपन +40 सॉरी -40 लिख लेते। रिलीज में अपने आप एक नेगेटिव टर्म्स है, तो वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है? हाँ, तो जब भी हम लोग क्यू की वैल्यू लिखेंगे तभी हम लोग माइनस लिखेंगे, और और मेरे को जब क्यू पूछा है तो -40 लिख दूंगा। हाँ सर ठीक है। या हीट पूछा है, व्हाट इज द हीट, रिलीज विलीज कुछ भी नहीं बोला उसने, तो मैं -40 लिखूंगा। ओके सर, और रिलीज या ओके सर ठीक है। ओके, वही सेम चीज, वर्क डन। वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वो तुम्हारे पास आ रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम तुम्हारे पास आ रहा है, लेट्स से 30 किलो जूल, तो वर्क कितना होगा? अब मुझे पता है ऑन बाय द सिस्टम मतलब डेफिनेटली क्या होगा? नेगेटिव। तो उसको -30 किलो जूल लूंगा मैं। और वही सेम चीज, अगर क्वेश्चन में मेरे को वर्क दे के रखा है, तुमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, मेरा वर्क आ रहा है -40, तो वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होगा? ये मिस्टेक किया था उसने। तो वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होगा तुम्हारे पास? बोलो। 40 किलो जूल। तो जिस तरीके से हीट रिलीज में अपने आप एक, फिर से रिपीट करा, हीट रिलीज मतलब 30 किलो जूल, मतलब रिलीज है तो अपने आप नेगेटिव टर्म्स एसोसिएटेड है, तो उसको मैं -30 लिखूंगा। वही सेम चीज अगर तुमको क्यू कभी भी एग्जाम में आ रहा है -40, तो हीट रिलीज अगर तुमको पूछा है तुम लिखोगे +30, अगर तुमको हीट पूछा है सिर्फ और सिर्फ तो तुम लिखोगे -40। यहाँ पर क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम 30 है, तो मुझे पता है कि वर्क डेफिनेटली नेगेटिव होगा, तो मैं -30 लिखूंगा। या फिर अगर एग्जाम में एक्चुअल में क्या था, वहां पर एक बहुत सिंपल फॉर्मूला था, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कुछ भी नहीं करना था। क्यू पता है, डब्ल्यू निकालना था, और ई पता था, इंटरनल एनर्जी पता था। अभी मैं तुमको लॉ बताऊंगा, फर्स्ट लॉ। तो इंटरनल एनर्जी पता था, क्यू पता था, डब्ल्यू पता था। सॉरी, डब्ल्यू फाइंड आउट करना था। डब्ल्यू फाइंड आउट किया, वो आया तुम्हारे पास कितना? -40। तो क्वेश्चन पूछा था कि वर्क डन बाय द सिस्टम कितना होगा, तो उसने -40 लिख लिया था। -40 थोड़ी होगा, वो तो +40 होगा ना, क्योंकि बाय द सिस्टम में अपने आप एक नेगेटिव टर्म्स एसोसिएटेड है, तो इसके कारण -5। यस, -5 मतलब वो सही आंसर है, और साइन कन्वेंशन के कारण उसने वो गलत कर दिया था। तो 5 मार्क्स, और वो आई थिंक काफी अच्छा रैंक था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। चलो, तो ये ध्यान रखना यार। और वो हाई मतलब उसका रैंक 50 के आसपास, 60 के आसपास कुछ तो था। तकरीबन 5 मार्क्स और आते तो मतलब मार्क्स थोड़ा और अच्छा था। क्लियर? चलो, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे यार। पूरा थर्मोडायनेमिक्स पूरा कंसेप्चुअल है, मतलब एक बार अभी रीजन सीख लो। रीजन अगर जिसको समझ में आ गए कब मैंने क्या चीज यूज की है, उसके बाद प्रॉब्लम में कुछ भी ऐसा बचता नहीं है। प्रॉब्लम बहुत फास्ट होगी। फिर तुम्हारे पास है इंटरनल एनर्जी। एक मिनट।
किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी मतलब सारी एनर्जी यार, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी, उसका ट्रांसलेशनल, सब कुछ। काइनेटिक, पोटेंशियल, वाइब्रेशनल, सारी एनर्जी को अपन किस में कंसिडर कर रहे हैं? इंटरनल एनर्जी में। वाइब्रेशनल भी, यस वाइब्रेशनल भी। बॉन्ड डिसोसिएशन, यस बॉन्ड डिसोसिएशन भी, सब कुछ। All form of energy, kinetic and potential. The internal energy of the gas confined in a container is defined relative to the coordinate system fixed on the container. Viewed at the microscopic level, the internal energy can take a number of the forms such as, बहुत सारे फॉर्म पॉसिबल है। फर्स्ट थिंग, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है। सेकंड, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है। थर्ड, उसका वाइब्रेशनल एनर्जी कितना है, रोटेशनल कितना है। ठीक है। फोर्थ, बॉन्ड डिसोसिएशन कितना है। सब कुछ, जितना भी एनर्जी उसके साथ एसोसिएटेड है, सब कुछ मान लो यार इसके अंदर। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, सब कुछ। और यही अगर हम आइडियल गैस के बारे में बोलेंगे तो पोटेंशियल। आएंगे यार निहाय उसके ऊपर, अच्छा ठीक सब्र है। करो। हाँ सर। सर वो लास्ट वाला क्या है? रिलेटिविस्टिक। कुछ भी नहीं यार उसका, अभी तुम बस ये ध्यान रख ले कि जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी पॉसिबल है, अपने काम की चीज नहीं इसलिए उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है। जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जितना भी है तुम्हारे पास, उन सबको तुम ये बोल सकते हो। इंटरमॉलिक्यूलर, इलेक्ट्रॉनिक, रियलिस्टिक्स, ये सब कुछ पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में आता है। तो अगर मेरे को सिंपली लिखना है तो मैं दो तीन चीजें एक तो लिख सकता हूँ। तो मुझे एक चीज बताओ, यू क्या था, स्टेट फंक्शन था, पाथ फंक्शन था। यू स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके। तुम यू बोलो, तुम ई बोलो, जो तुमको सही लगे वो बोलो। बट कभी मैं ई लिखूंगा, कभी मैं यू लिखूंगा, सो दैट तुम कंफ्यूज ना हो। मतलब एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ई और यू से कंफ्यूज नहीं हो। दोनों इंटरनल एनर्जी के ही सिंबल्स है तुम्हारे पास। किसी में ऊपर ई लिखा है, यहाँ पर मैं सॉरी ऊपर यू लिखा है, यहाँ पर मैं ई लिख रहा हूँ। तो इट इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? प्लस और भी बहुत सारी इंटरनल एनर्जी, और भी बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बॉन्ड डिसोसिएशन है, जो भी इंटरनल टर्म्स है। पर अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम जितनी भी बाकी टर्म्स होती है ना, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में आ जाती है। इसलिए इंटरनल एनर्जी को क्या बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में जो भी तुम्हारे पास रिमेनिंग जितना भी है, वाइब्रेशनल है तुम्हारे पास, बॉन्ड डिसोसिएशन है, जितने भी है रिमेनिंग, वो सारा यहाँ पर आ सकता है। क्या पोटेंशियल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या?
अगर पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो क्या तुम इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? Hence, internal energy, sorry, hence absolute value of internal energy. Absolute value of internal energy can't be determined. एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते बट चेंज फाइंड आउट कर सकते हो. Yes, however its change can be calculated for a given system, but change definitely find out कर सकते हैं. Yes. तो एनर्जी का फॉर्म क्या जाएगा? एनर्जी डेल्टा ऑफ ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो ये तुम्हारे पास फाइनल है यार. ये फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस मैंने ये लिखा है. अब तुम मुझे रीजन बताओगे. अपना माइक ऑन करो और ये रीजन बताओ कैसा क्यों. बोलो. सर क्योंकि आइडियल गैसेस में हमारे पास रिएक्शन और अट्रैक्शन फोर्सेस नेग्लिजिबल रहते हैं तो Okay. Q1 Q2 से जीरो. डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो. क्यों जीरो है? बिकॉज there is no attraction and repulsion force between gas molecule. गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स नहीं है. तो फॉर एन आइडियल गैस, ये ध्यान रखना है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द आइडियल गैस. आइडियल गैस के लिए ही ये चीज बता रहा हूँ. तो उसके लिए इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी, it is the potential energy plus, sorry, is equals to change in kinetic energy. और kinetic energy किसका फंक्शन है? It is the function of temperature only. बच्चे सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट कर रहे हैं यार. तो फॉर एन आइडियल गैस internal energy is a function of temperature only. ओके. सर क्लियर है यहाँ तक? सर फॉर एन आइडियल गैस सिर्फ डेल्टा पी नहीं बट पी इटसेल्फ जीरो रहेगा ना. पी इटसेल्फ क्यों जीरो रहेगा? अपने को थोड़ी पता है. किसी ना किसी फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है ना. अभी तू जहां पर बैठा है, अब तू पोटेंशियल एनर्जी कितना है तेरा बता सकता है क्या? नहीं सर. क्यों? ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए. अगर तूने अपने जहां पे तू बैठा है वहीं पे रेफरेंस जीरो मान लिया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा. एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं ना मैं जीरो किसको मान रहा हूँ. हाँ सर ओके.
यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बट अगर सपोज मैं यहाँ पर आइडियल गैस की बात नहीं करूँ, यहाँ पर मैं तुमको सॉलिड और लिक्विड की बात करूँ, क्या सॉलिड और लिक्विड में फिर क्या सॉलिड और लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे? यस। तो वहां पर डेल्टा ऑफ ई किसके आएगा? वहां पर डेल्टा ऑफ ई किसके इक्वल आएगा? वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल आएगा प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल आएगा। यस। क्या वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा क्या? क्या वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा? नो, नाउ इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जो भी टर्म्स लिखा रहा हूँ ना, इन सब का यूज है यार। कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक किया तो आंसर गलत आएंगे। तो अभी तुम बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स क्लियर हुए उसके बाद फर्स्ट लॉ में कुछ बचेगा नहीं, इसलिए इनको ध्यान से सीख लो। क्लियर? अब एक मॉलिक्यूल है, उसके पास कितनी पॉसिबल एनर्जीज है बताओ? अब मेरे को आइडियल गैस देखना है यार, अभी मैं और कुछ भी नहीं देख रहा, आइडियल गैस है। तो काइनेटिक एनर्जी किस किस फॉर्म में हो सकती है? ट्रांसलेशनल के कारण, जो अपन ने पढ़ के रखा है। यस। और किस फॉर्म में हो सकती है? और हो सकती है रोटेशन के फॉर्म में। और किस फॉर्म में हो सकती है? और हो सकती है वाइब्रेशन के फॉर्म में। अपन ने लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर किया था? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल को कंसिडर किया था यार। यहाँ पर सारे कंसिडर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सब कुछ कंसिडर करेंगे। ठीक है। चलो एक मिनट। हाँ, अब सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। अब मैं तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने वाला हूँ, उसका मीनिंग समझो। एक एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है, जो भी है। ट्रांसलेशन में क्या वो एक्स में मूव कर सकता है? क्या वो एक्स में मूव कर सकता है? यस। क्या वो वाई में मूव कर सकता है? क्या वो जेड में मूव कर सकता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इसकी? 3। कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका? 3। लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन का मतलब लीनियर, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन, कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है। उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। एक मॉलिक्यूल है। तो भी छोड़ो, थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। ये है यार मॉलिक्यूल, ये एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना है इस डायग्राम को। आई होप सबको एक्सिस तो पता है, कौन सा एक्स कौन सा वाई कौन सा जेड। जेड बाहर की तरफ आ रहा है। यस। ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल कौन सी एक्सिस पे अभी? ये उसी बोर्ड के प्लेन में है। जेड बाहर की तरफ आ रहा है यार, जेड बाहर की तरफ आ रहा है। क्या तुम इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो वाई एक्सिस के अबाउट?
वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करो यार। तो क्या समझ में आता है इसका रोटेशन ऐसे कुछ होगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। यस पक्का। जो वाई एक्सिस है वो भी बोर्ड के प्लेन में, जो वही लैपटॉप में है, एक्स और वाई लैपटॉप का प्लेन है, जेड बाहर की तरफ आ रहा है। तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का मतलब वाई एक्सिस को रोटेट करो तो मॉलिक्यूल इस तरीके से रोटेट होगा। यस ठीक है। क्या जेड के अबाउट रोटेट कर सकते हो? यस जेड के अबाउट भी रोटेट कर सकते हो। कैसे? देखो अगर एक मॉलिक्यूल है, इसको जेड के अबाउट रोटेट कर रहे हैं अपन, तो क्या समझ में आता है वो एक्स वाई प्लेन में रोटेट करेगा? यस और नो? जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का मतलब एक्स वाई प्लेन में रोटेट करेगा वो। यस पक्का। और सुनो, सर एक्स के अबाउट रोटेट करो। एक्स के अबाउट रोटेट करूंगा तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है क्या? क्या वो रोटेट होगा या स्पिन होगा? करो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट। एक काम करो, दोनों हाथ के अंदर उस मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखो और उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाओ। तो रोटेट हो ही नहीं रहा है, वो स्पिन हो रहा है। यस यहाँ पे रोटेशन हो रहा है क्या? ये स्पिन हो रहा है। दोनों एटम्स को हाथ में होल्ड करो और इसको स्पिन करो एक्स एक्सिस के अराउंड, ऐसे रोटेट कराओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में स्पिन है, रोटेशन है ही नहीं। पक्का सबको समझ में आया या फिर कैमरा ऑन करके बताना है? सर एक बार ये वाला बता सकते हो, लास्ट वाला? ओके जस्ट वेट। सर एक बार वो जेड एक्सिस रोटेशन रुक जा यार, वही बता रहा हूँ, कैमरा ऑन करने देगा तो ही बता हाँ पाऊंगा। दिख रहा है तुमको वीडियो? यस नो? हाँ ओके तो ये तुमने मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखा है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाने का मतलब तुम इसको ऐसे रोटेट करवा रहे हो, तो रोटेशन थोड़ी हो रहा है, तो स्पिन हो रहा है ना। यस नो? बोलो। ये स्पिन हुआ है। अगर सपोज तुमको मैं वाई एक्सिस के अबाउट बोल रहा हूँ, तो वाई एक्सिस के अबाउट मतलब ऐसे, ये पूरा रोटेशन हो रहा है। ठीक है। जेड एक्सिस के अबाउट अगेन रोटेट हो रहा है। क्लियर? पक्का। ये स्पिन है, वो जिस मॉलिक्यूल जिस खुद के प्लेन में है, जिस एक्सिस के अलोंग होगा उस एक्सिस के अलोंग, तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा, वहां पे स्पिन है। वो एक्स एक्सिस के अबाउट स्पिन हो रहा है, जो अभी मैं तुमको रोटेट करवा के बता रहा हूँ। तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास रोटेशन में? 2। एक कहाँ से यार में है? रोटेट 2 डायरेक्शन में कर रहा है ना, ये तो ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा, तो एक कहाँ से होगी? या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। अगर वो वाई एक्सिस में, अगर मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में है
तो रोटेशन होगा वो y और z में होगा। अगर मॉलिक्यूल y एक्सिस में है तो रोटेशन जो होगा वो x और z में होगा। यस। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन की कितनी है? 2। ट्रांसलेशन कितनी है? 3। अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ तो ट्राइएटॉमिक में कैसे घुमाओ, क्योंकि ट्राइएटॉमिक तुम्हारे पास किसी भी एक एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। तो ट्राइएटॉमिक में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी? वहां पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। कितनी? रोटेशन वाली में। पक्का क्लियर? सर ये लास्ट पॉइंट क्या बोला आपने? ट्राइएटॉमिक है तो किसी एक एक्सिस के अलोंग थोड़ी होगा। ओके सर। तो ट्राइएटॉमिक के लिए कितना होगा वो बोला है मैंने। अगेन रिपीट कर दूं, चैप्टर थ्योरेटिकल नहीं है, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट कि सब थ्योरी चल रहा है अभी तक। चल, ये x, ये y, ये z, ठीक है? तुम इसको रोटेट करवा रहे हो ऐसे, तो मॉलिक्यूल भी ऐसे ही रोटेट होगा। तो मॉलिक्यूल यहाँ पर कैसे रोटेट होगा? ये मॉलिक्यूल यहाँ पर रोटेट होगा इस तरीके से। एक्स जेड प्लेन। वाई एक्सिस के बाद रोटेट करवाओगे तो एक्स जेड प्लेन में रोटेट होगा। अगर जेड एक्सिस के बाद रोटेट करवाओगे तो किस प्लेन में रोटेट होगा बताओ? एक्स वाई प्लेन में। यस। और अगर सपोज तुम्हारे पास जो रिमेनिंग वाला पार्ट है, रिमेनिंग जो भी है, कौन सा? एक्स एक्सिस वाला। कुछ भी नहीं, ये स्पिन होगा। तो फॉर एन डायटोमिक गैस, फॉर ए diatomic molecule, if molecule is along x-axis, if molecule is along x-axis, then क्या होगा? Then एक मिनट, हाँ, then we can rotate it around y-axis and z-axis.
यस, बोलो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? तो ट्रांसलेशन में तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है वो। ट्रांसलेशन में तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। रोटेशन में अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो वो क्या करेगा, तुम्हारे पास 2 ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। ट्राइएटोमिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्राइएटोमिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राइएटोमिक में भी 2 केसेस है, उसके ऊपर भी आऊंगा, पर पहले ये समझो। क्या सबको समझ में आता है? पक्का? डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्विपार्टीशन। आई थिंक कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि सर इक्विपार्टीशन जो है वो कुछ लोगों ने वहां पर भी देख के रखा था। यस, गैस स्टेट में, यस और नो? हाँ सर। तो वही अभी अपन डील करने वाले हैं। गैसेस में सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर की थी? ओके, सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर किया था? ट्रांसलेशन। वहां पे मैंने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाया था, वहां पर मैंने मेंशन भी किया था कि मॉलिक्यूल रोटेट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ लीनियर मोशन ही कर रहा है, पर कोई भी तरीके का कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है। बताया था? ओके देन, चलो। अब तो मुझे बताओ, अगर एक एटम, एक सिंगल एटम है, मोनोएटॉमिक है, अगर तुम्हारे पास एक मोनोएटॉमिक है तो उसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। रोटेशन, क्या सिंगल एटम रोटेट करेगा? क्या रोटेट करेगा या स्पिन करेगा? स्पिन करेगा। क्या करेगा? स्पिन करेगा। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 0। और वाइब्रेशनल, वो भी 0। वाइब्रेशनल वो भी 0। तो अगर मैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, तो मुझे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बताना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 1 मोल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए 1 मोल, क्या पढ़ा है अभी तक? 3/2 kb। अरे 1 मोल के लिए बोल रहा हूँ यार। 3/2 इंटू RT। अब सुनो, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? फॉर एन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, E is equals to 3/2 into RT in the agreement with the simple model. मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगा तुम्हारे पास? वो होगा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 3। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ RT जो है वो एनर्जी एसोसिएटेड है, वही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। According to the law of equipartition of energy, each translational and rotational degree of freedom in a molecule
contributes half RT to the thermal energy of a 1 mole of gas, and each vibrational degree of freedom contributes RT to the thermal energy of the 1 mole of gas. अगर तुम्हारे पास कभी भी ट्रांसलेशनल या फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारे पास हाफ आरटी एनर्जी एसोसिएटेड है, और वाइब्रेशनल में आरटी एनर्जी क्या है, एसोसिएटेड। डेरिवेशन है डेरिवेशन गैसेस में ही करवाते हैं, बट अपने सिलेबस में नहीं है तो अपन स्किप कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? बोलो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है अगर मोनो एटॉमिक है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इतनी। If a molecule contains n atoms, each atom contributes to the degree of freedom, so the total degree of freedom जो होती है वो होती है 3 times of it. तो अगर मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? टोटल कितनी होगी? टोटल कितनी होगी? तीन। और ट्रांसलेशनल कितनी होगी? 3। तो रोटेशन और वाइब्रेशनल कितना होगा? 0। रोटेशन और वाइब्रेशनल कितना होगा? 0। अब एक और चीज सुनो, डायटोमिक है तो ट्रांसलेशनल कितना होगा? डायटोमिक है तो ट्रांसलेशनल कितना होगा? 3। रोटेशन रोटेशन 2। टोटल 6। तो वाइब्रेशनल 1। वाइब्रेशनल हमेशा ऐसे निकालोगे, वाइब्रेशनल हमेशा कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। फिर से सुनो, ट्राइएटॉमिक है ट्रांसलेशनल 3। रोटेशन 3। रोटेशन भी कितना होगा? 3। तो वाइब्रेशनल टोटल कितना है? टोटल कितना होगा? 9। तो वाइब्रेशनल 3। ठीक है। हाँ, ट्रांसलेशन तो हमेशा 3 ही होगा ना, एक्स वाई और जेड का। तो ओके, तो ये ध्यान रखना है यार, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूट करता है वो करता है हाफ आरटी, वो रोटेशनल करता है वो भी करता है हाफ आरटी, और वाइब्रेशनल जो है वो करता है आरटी। क्लियर? अब सुनो। वो आपने वाइब्रेशनल का बोला था ना, वो वापस बता सकते हो कैसे निकालने का है? टोटल मैसेज, अरे टोटल मैसेज सब चेक कर लेना यार। अच्छा ठीक है। अभी मैं फिर से टेबल बनाऊंगा तो टेबल में लिख रहा हूँ, डोंट वरी, टेबल में लिख रहा हूँ। अगर मोनोएटॉमिक है, फॉर एग्जांपल मोनोएटॉमिक मतलब अगर तुम्हारे पास हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, तो उसके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करते हैं हायर टेम्परेचर पे, ओनली टू बी कंसिडर
अब सुनो, मोनोएटॉमिक है, ट्रांसलेशन कितना होगा? ट्रांसलेशन सारे लोग आंसर करेंगे यार। बार बार समझाऊंगा थोड़ी यार हर क्लास के अंदर। कितना होगा ट्रांसलेशनल? 3। रोटेशन, रोटेशन कितना होगा? 0। यस, ठीक है। और वाइब्रेशनल भी कितना होगा? 0, क्योंकि टोटल कितना होता है? टोटल 3 टाइम्स ऑफ एन होता है, तो वहां से देख सकते हो। अगर डायटोमिक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से N2 है, O2 है, H2 है, तो ट्रांसलेशनल कितना होगा? 3। रोटेशन, रोटेशन कितना होगा? 2। और टोटल कितना होगा डायटोमिक के लिए? टोटल 6। तो ट्रांसलेशनल 3 है, रोटेशनल 2 है, तो वाइब्रेशनल 1। वाइब्रेशनल कितना होगा? 1। अच्छा, फिर से देखो, इसमें एक और स्पेशल केस है जो मैंने तुमको बताया नहीं। अगर कोई भी ट्राई एटॉमिक है या फिर पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक एंड लीनियर है, लीनियर का मतलब तुम्हारे पास एग्जांपल, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास CO2 है या फिर C2H2 है। बच्चे लोग, अगर तुम्हारे पास CO2 है तो तुम मुझे एक चीज बताओ, क्या CO2 तो डायटोमिक की तरह ही तो एक्ट करेगा? वो किसी एक एक्सिस के अलोंग ही तो होगा, वो किसी एक ही एक्सिस के अलोंग होगा ना, हाँ या ना? पक्का? तो लोग यहाँ गलती करते हैं, वो अपने को नहीं करना है। कि CO2 है, अगर मैं इसको ऐसे ही तो लिखूंगा जो अभी यहाँ पे लिखा था, ये ऐसा ही तो है। CO2 यही होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा, पूरा का पूरा लीनियर मॉलिक्यूल है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा। तो अगर मैं तुमको बोलूं इसकी कि अगर कोई भी पॉली एटॉमिक है और लीनियर है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3। रोटेशन कितनी होगी? 2। टोटल कितना होता है? CO2 नहीं, टोटल कितना होता है? 6 कहाँ से? CO2 नहीं बोल रहा यार, 6 कैसे बोल रहे हो यार? ट्राई एटॉमिक होगा तो एन का वैल्यू 3 होगा ना, और टेट्रा एटॉमिक होगा तो एन का वैल्यू 4 होगा ना। तो टोटल कितना होता है? टोटल 3n होता है। यस, उसमें से ट्रांसलेशनल 3 है, रोटेशनल 2 है, तो वाइब्रेशनल कितनी होगी? अरे यार फिर से अरे यार पागल पागल हो गए हो क्या? अरे CO2 की बात नहीं कर रहा यार, मैं कोई भी पॉली एटॉमिक की बात कर रहा हूँ। तो पॉली एटॉमिक में टोटल कितना है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CO2। तो टोटल कितना है? 3n। ट्रांसलेशनल कितना है? 3। रोटेशन कितना है? 2। तो वाइब्रेशनल कितना होगा? यस, सुनते नहीं हो यार ध्यान से। हाँ, अगर CO2 की बात करूंगा तो n का वैल्यू 3 होगा, तो डेफिनेटली वो अपने आप उसको सब्स्टिट्यूट करो, 4 वैल्यू आ जाएगी। पॉली एटॉमिक और नॉन लीनियर है, लेट्स से NH3 है, SO2 है, CH4 है। ट्रांसलेशन कितना होगा?
रोटेशनल, टोटल कितना होगा? टोटल कितना होता है किसी के अंदर? तो वाइब्रेशनल टोटल 3n होता है, तो वाइब्रेशनल -6 कर लें, यस 6 कर लें। पक्का? अगर मैं सबका ट्रांसलेशनल ही कंसिडर करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 3। और ट्रांसलेशनल के पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एसोसिएटेड होता है? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? हाफ RT। तो टोटल कितना होगा? 3/2 RT। इसलिए अपन 3/2 RT लेते हैं गैस स्टेट के अंदर, समझे? यहाँ पे आपने बोला ना कि वाइब्रेशनल को हम लोग हमेशा हाई टेम्परेचर पे कंसिडर करेंगे, तो वैसे हाँ, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ही होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में वाइब्रेशन नहीं होते हैं। ओके सर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी। बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट तब करता है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तब। ओके सर। क्लियर सबको? हम्म क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? एक मिनट हाँ। बोलो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को अगर मैं लिखना है तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? कि ट्रांसलेशनल कितना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन की कितनी है, इंटू R इंटू डेल्टा T अपॉन 2, हाफ RT होता है। तो मेरे को चेंज निकालना है, इसका लिए मैंने डेल्टा T कर दिया और डिग्री ऑफ फ्रीडम से मैंने सिंपली मल्टीप्लाई। यस। चेंज निकालना था इसलिए R इंटू डेल्टा T कर लिया और हाफ RT होता है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल भी कितना होता है? हाफ RT होता है। तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस। और वाइब्रेशनल में कितना होता है? वो RT होता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस। अपने मेडिकल लेवल में वाइब्रेशनल है ही नहीं, वाइब्रेशनल कंसिडर ही नहीं करते हैं, कोई यूज ही नहीं। बट फिर भी अगर तुमको कोई पूछ ले, तुम इस फॉर्मूले का यूज करके सब कुछ निकाल सकते हो। मैं तुमको अगर एग्जाम में 2 प्रॉब्लम दूं, क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? चलो, तो अगर मैं डेल्टा ई फाइंड आउट करने को बोलूं हाई टेम्परेचर पे, तो F ट्रांसलेशनल कितना होगा बताओ CO2 के लिए? 3। F रोटेशन कितना होगा? 2। और F वाइब्रेशनल कितना होगा? दैट इज द 3n - 5।
3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 5 कितना होगा वो 4। ठीक है, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं 3/2 इंटू आर डेल्टा टी। वाइब्रेशनल के लिए 2/2 इंटू आर डेल्टा टी। वाइब्रेशनल कितनी है 4, 4 इंटू आर डेल्टा टी कितना आएगा 13/2। क्लियर। नॉर्मल टेम्परेचर वाइब्रेशनल 0, वाइब्रेशनल 0 तो ये 0 कितना आ जाएगा यस। क्लियर। काम की चीज करते हैं और एक और टेबल बनाते हैं। वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। नो कंसिडरेशन ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे होता है, अपने सिलेबस में है भी नहीं वो। अगर होगा तो कैसे करना है वो भी मैं तुमको बता दिया। अगर तुमको फिर भी पूछ लिया किसी ने तो इस तरीके से कर सकते, बट अपने पास है ही नहीं वो, तो और अच्छा हो गया। ये सारा हटा देते हैं। हम्म, डिग्री ऑफ फ्रीडम और तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू कितना होगा काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास। एक तो होगा तुम्हारे पास, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ टी लिख रहा हूँ। एफ टी मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ टी का मतलब क्या है टोटल। वाइब्रेशनल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसको भी मैं लिख लेता हूँ ढंग से। यहाँ पर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ एफ टी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ इंटू F/2 इंटू KB इंटू टी फॉर पर मॉलिक्यूल। यस, एक मॉलिक्यूल के लिए KB लेते थे ना अपन।
और वही अगर सपोज यहाँ पर लिखेंगे F/2 इंटू R इंटू टी फॉर पर मोल्स, एक मोल के लिए कितना लिखते थे, एक मोल के लिए ये लिखते थे। यस, तो मोनोएटॉमिक के लिए बताओ कितनी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है मोनोएटॉमिक के लिए? मोनोएटॉमिक के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? पर मोल निकाल रहा हूँ मैं, 3/2 इंटू आर टी। यस, F/2 इंटू आर टी। डायटोमिक के लिए कितना होगा? डायटोमिक के लिए कितना होगा? 5। वाइब्रेशनल कंसिडर नहीं कर रहा हूं मैं, तो 5/2 इंटू आर टी। पॉलीएटॉमिक और लीनियर के लिए कितना होगा? 5। 5/2 इंटू आर टी। नॉन लीनियर के लिए कितना होगा? 6। क्लियर? एक फिर से टेबल बना दें। मैंने को बोला था मैं सीपी और सीवी की वैल्यू बता दूंगा, डेरिवेशन भी बताऊंगा, बट पहले वैल्यू देख लेते हैं। डेरिवेशन भी बताऊंगा बट पहले वैल्यू देख लेते हैं। यही सीवी है, यही सीवी है। सीवी यही है। ऐसा क्यों आ रहा है, विल डिस्कस, डोंट वरी, डेरिवेशन सारे बता दूंगा। सीपी क्या है? सीपी सेम ऐसा ही, बट हल्का सा चेंजेस। सीपी जो होता है वो होता है टोटल, तो ठीक है, बट +1। सर एक और 1 मिनट, ये हो गया। सीवी जो होता है वो ये होता है, जो काइनेटिक एनर्जी था वही सेम, बट वहां से टेम्परेचर हटा दो, वहां से टेम्परेचर हटा दो। सीपी टेम्परेचर हटा दो, जो काइनेटिक एनर्जी था वही सीवी था, वही सीवी है। क्यों है, विल सी। वाइब्रेशनल कंसिडर नहीं कर रहे हैं यार, मैं पहले ही बता दिया, वी आर नॉट कंसिडरिंग वाइब्रेशनल। तो सीवी कितना है? सीवी तुम्हारे पास है कितना? F/2 इंटू आर। और सीपी कितना है? F/2 +1 इंटू आर। तो बताओ सीपी माइनस सीवी कितना होगा? सीपी माइनस सीवी कितना होगा? आर। वेरी गुड। तो यहाँ से एक और चीज भी लिख सकते हो कि सीपी माइनस सीवी कितना होगा? सीपी माइनस सीवी होगा आर, और सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। ये सारे डेरिवेशन करवाऊंगा, बट नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जितना थ्योरी पढ़ा है वो सारा रिवाइज करके आ जाना, क्योंकि सबका यूज होने वाला है। जितना अब तक पढ़ा है, जितने भी कंसेप्ट अब तक पढ़े हैं, वो सब कुछ रिवाइज करके आना, सबका यूज होगा। तो अगर ये 3/2 आर है, आर टी नहीं, ये 3/2 आर है, 3/2 आर है, 3/2 आर। अगर सीवी 3/2 आर है तो सीपी कितना होगा?
प्लस आर ऐड करते जाओ। नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में, ठीक है। अब एक और चीज, लास्ट, गामा। गामा होता है तुम्हारे पास सीपी अपॉन सीवी। गामा होता है सीपी अपॉन सीवी। बताओ फर्स्ट का गामा कितना आएगा? बोलो। 5/3। याद रखना है क्या ये? टेबल जो भी बताई है ये फाइनल टेबल है, ये याद रखना। यहाँ पर गामा कितना होगा? 5/3 मतलब 1.67। नेक्स्ट वाला 7/5। 7/5 मतलब 1.4। नेक्स्ट भी 1.4। नेक्स्ट वन 4/3। as atomicity increases, gamma decreases. यार मैं क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम पूरा A to Z जितना भी पढ़ा है सब कुछ रिवाइज होना चाहिए। लेक्चर 1, लेक्चर 2, 2 एंड 3 पे ज्यादा फोकस। 1 तो फिर भी ठीक है, उसका उतना यूज नहीं, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन का ही है। बाकी जितना पढ़ा है सब कुछ याद कर लेना, अदरवाइज चैप्टर में फिर आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आया, फिर प्रॉब्लम है। सीपी माइनस सीवी आर है। डेरिवेशन सीपी और सीवी का ये क्यों आया है वो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। तो क्या सीपी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सीपी इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ सीवी? यस। तो गामा टाइम्स ऑफ सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1। यस, जो मैंने अभी ऊपर यूज किया था एक बार। यस, मैंने बोला था मैं डेरिवेशन बता दूंगा। और सीपी कितना है? सीपी है तुम्हारे पास गामा टाइम्स ऑफ सीवी। तो गामा टाइम्स ऑफ सीवी कितना है? सीवी है तुम्हारे पास आर अपॉन गामा माइनस 1। और इसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ यार फॉर्मूला के साथ साइमल्टेनियसली, सारे फॉर्मूले एक ही साथ। तो ये आई थिंक जितना भी थ्योरी था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स नेक्स्ट टाइम देखेंगे, बट एक स्टेटमेंट फॉर एन आइडियल गैस, for an ideal gas, delta U is equals to change in kinetic energy। डेल्टा U बोल दो या फिर डेल्टा E बोल दो, सेम चीज। और इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी कितना था? F/2 nRT। तो F
by 2 nr delta t. Yes. देखो यार बच्चे लोग, एक चीज मैं तुमको चीजें थोड़ी सी डेप्थ में भी बता रहा हूँ, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है? बट जो भी बॉक्स में बना के रखें फॉर्मूले, अगर तुमको वो सब कुछ डेप्थ में नहीं देखना, तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है, तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है। अगर जिस बच्चे को पूरे फॉर्मूले पता है, थर्मोडायनेमिक्स से कुछ बचता नहीं है, बट तुमको ये चीज पता होना चाहिए कि प्रोसेस कौन सा है और डेप्थ में हर एक चीज क्या है, तो ताकि तुम एग्जाम में अगर तुमको कोई भी रैंडम प्रॉब्लम आए तो भी तुमको वो स्किप नहीं करना है, वो तुमसे होना चाहिए। डन यहाँ तक? कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो आज की क्लास के लिए इतना इनफ है। सर हम्म। वो वाला पार्ट बता सकते हो वापस, वो टोटल एनर्जी, वो आपने 3n लिखा था वो वाला। अबे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अरे क्या टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? सर रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। उसको मैं बोल रहा हूँ 3 टाइम्स ऑफ एन है। एन क्या है? उसका एटोमिसिटी है, ठीक है? मतलब कितने एटम्स है? हाँ, कितने एटम्स। ओके सर। तो मोनो एटॉमिक में कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल? 3 3। डायटोमिक में? 6 उसमें से अगर ट्रांसलेशनल 3 है, वाइब्रेशनल कितना होता है? सर वो माइनस डायटोमिक में, करते हैं। डायटोमिक में वाइब्रेशनल सॉरी रोटेशनल कितना होता है? सर 2 तो टोटल कितना है? 1 वाइब्रेशन टोटल 6 वाइब्रेशनल 1। हो गया? हाँ सर, थैंक यू सर। यही बोल रहा हूँ। क्या? और जब हम लोग ने वो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा था, तभी हम लोग ने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फंक्शंस कंसीडर किए थे क्या? पोटेंशियल इसके अंदर एनर्जी जब वो हाफ आरटी वगैरह लिया था, तो ट्रांसलेशनल। अभी अपन वाइब्रेशनल तो ले ही नहीं रहा ना, मैं कहीं सॉरी पोटेंशियल तो कहीं पर भी नहीं ले रहा, अभी भी टेम्परेचर का ही फंक्शन है। तो सर हम लोग इसमें ये सब आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल रहेगा क्या, जो हमने किया है अभी? यस। ओके सर। और सर एक और चीज, जब भी हमारे पास सिर्फ पॉली एटॉमिक रहेगा और तभी लीनियर रहेगा, तभी वो आपने जो बोला वो एक्सेप्शन रहेगा, बाकी कहीं भी एक्सेप्शन नहीं रहेगा वैसे। एक्सेप्शन बोले तो? वो 2 और 3 में रोटेशन का। हाँ। ओके। एक्सेप्शन क्या मतलब? वो एक्सेप्शन थोड़ी। हाँ सर, मतलब ठीक है सर। थैंक यू सर, बाय सर। या सर हम्म। मेरे को एक डाउट है, बट वो एक्चुअली पिछले लेक्चर का है। बोल। सर हम लोग ने जब कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन किया था, आपने इनिशियली बताया था कि वर्क बाय गैस इज इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ गैस डॉट डीवी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सर इरिवर्सिबल में आपने बस पी एक्सटर्नल और एक माइनस साइन डाल दिया, माइनस क्योंकि सर ये लिमिट्स चेंज हो रहा है ना, तो इनवर्स हो मैंने रहा है। बोला है ना, वो वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, पी ऑफ गैस वाला, सबके लिए वही यूज करेंगे। रिवर्सिबल, अब पी वाला जो तो रिवर्सिबल के लिए लग रहा था, रिवर्सिबल के लिए नहीं लग रहा था ना, तो मेरे को ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना है जो दोनों के लिए लगे। हाँ सर। तो दोनों के लिए जो लगेगा उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए डब्ल्यू रिवर्सिबल कितना था? वो था माइनस ऑफ पी गैस इंटू डीवी। यस। हाँ सर। डब्ल्यू इरिवर्सिबल कितना था? ये दोनों के लिए एप्लीकेबल था, इसलिए तो एक्सटर्नल वाला निकाल के बताया था कि एक्सटर्नल वाला ऐसा क्यों होता है। ओके सर, क्लियर? थैंक यू। हाँ सर। ओके। और किसी कुछ डाउट? ओके देन, चलो बाय।